सोचिए, 19वीं सदी। पूर्वी एशिया की दो बहुत बड़ी ताकतें एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। और उनके एक फैसले ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है चीन और जापान की। तो असली सवाल यही उठता है ना, कि जब इतिहास ने दोनों के दरवाजे पर एक साथ दस्तक दी, तो ऐसा क्या हुआ कि जापान ने तो भविष्य को गले लगा लिया, पर इतना बड़ा, इतना विशाल चीन, वो अपने ही घर में लड़खड़ा गया। चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, आधुनिकीकरण। अब इसका मतलब क्या है, जरा सोचिए। आप सदियों पुरानी बैलगाड़ी में चल रहे हैं और अचानक आपके सामने एक भाप के इंजन वाली ट्रेन आ जाए। बस यही था आधुनिकीकरण। मतलब पुराने तौर तरीकों को छोड़कर नए को, मॉडर्न चीजों को अपनाने की एक जबरदस्त दौड़। और इस दौड़ में जो पीछे रह गया, समझो वो मिट गया। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब वेस्टर्न पावर्स की लहरें अभी इनके दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में ये दोनों देश असल में थे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। उस वक्त वहां किंग राजवंश का राज था और कागज पर देखें तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था ना, इसकी नींव अंदर से खोखली हो रही थी। वजह? भ्रष्टाचार, अंदरूनी झगड़े और बाहरी दुनिया से एकदम कट जाना। पता है, चीन का जो विशाल आकार था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। देश के अंदर ही इतने विद्रोह हो रहे थे भी साम्राज्य थक चुका था। और बीजिंग में जो सरकार बैठी थी उसका कंट्रोल दूर दराज के इलाकों पर समझिए ना के बराबर था। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि जब बाहर से कोई खतरा आया तो चीन एक होकर लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। और अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जापान, एक छोटा सा द्वीप, एक ऐसा देश जिसने तोकुगावा शोगुनेट के टाइम में दुनिया के लिए अपने दरवाजे ऐसे बंद कर रखे थे कि मानो वहां वक्त ही थम गया हो। उनकी इस पॉलिसी का एक नाम भी था, साकोकू। इसका मतलब सीधा था, कोई जापानी देश से बाहर नहीं जाएगा और कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं आएगा, एकदम बंद। बाहर से तो सब शांत लगता था, पर इस शांति के नीचे बदलाव की एक लहर पनप रही थी। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है एक बहुत बड़ा लड़खड़ाता हुआ साम्राज्य जो अपनी ही मुसीबतों में फंसा है, और दूसरी तरफ एक छोटा टाइट कंट्रोल वाला देश जो दुनिया से कटा हुआ है। बस यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसने दोनों की किस्मत तय कर दी। और फिर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लहरें पूर्वी एशिया के इन शांत किनारों से आ टकराईं, और उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, ये एक जबरदस्त टकराव था। चीन को ये झटका लगा अफीम युद्धों के रूप में, जिसके बाद उसे ऐसी संधियों पर साइन करना पड़ा जो बहुत अपमानजनक थीं। और जापान के लिए, उनके लिए ये झटका थे अमेरिकन कमोडोर पेरी के ब्लैक शिप्स। उन जहाज़ों की तोपों ने जापान के 200 साल पुराने अकेलेपन को एक झटके में खत्म कर दिया। सीधी सी बात थी, दुनिया बदल रही थी और अब इन्हें भी बदलना ही था। और ये जो डर था ना, ये दोनों ही देशों में फैल गया था। बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बात उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी आज़ादी पर आ गई थी। ये अब वजूद की लड़ाई बन चुकी थी और ये बात दोनों को समझ आ गई थी। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। चैलेंज एक ही था, लेकिन जवाब दो बिल्कुल अलग। और इन्हीं जवाबों में जीत और हार की पूरी कहानी छुपी हुई है। चीन ने, उसने बदलाव की कोशिश जरूर की, पर यह कुछ ऐसा था जैसे आप एक बहुत बड़े जहाज को तूफान के बीच में मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत धीमा, बहुत मुश्किल और बहुत दर्दनाक। उन्होंने सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट जैसे कुछ सुधार करने की कोशिश की, पर वो नाकामी थे और बहुत देर से हुए। वो बस ऊपर ऊपर की लीपापोती थी, जबकि असली समस्या तो जड़ों में थी। और नतीजा क्या निकला? एक के बाद एक हार, विदेशी ताकतों का कब्जा और आखिर में उस महान साम्राज्य का अंत। तो देखिए, अगर चीन वो विशाल पुराना जहाज था जो धीरे धीरे डूब रहा था, तो जापान एक तेज फुर्तीली नाव की तरह था जिसने तूफान को देखते ही फौरन अपना रास्ता बदल लिया। जापान में मेजी रेस्टोरेशन ने सब कुछ पलट कर रख दिया। जो नए लीडर्स आए, उन्होंने एक नारा दिया, अमीर देश, मजबूत सेना। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक नेशनल मिशन बन गया था।
सम्राट से लेकर एक आम किसान तक हर कोई बस एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ खड़ा था, जापान को एक मॉडर्न पावर बनाना। और जो नतीजे सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये पावर के बैलेंस में आए एक जबरदस्त भूचाल का सबूत है। सोचिए, एक पीढ़ी से भी कम वक्त में जापान, जो कल तक एक शिकार था, अब शिकारी बन चुका था। हर एक जीत के साथ जापान का कॉन्फिडेंस और उसकी महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ते चले गए। उसने सिर्फ वेस्टर्न पावर्स की बराबरी ही नहीं की, बल्कि अब वो उन्हीं का खेल, उन्हीं के नियमों से खेल रहा था। और वो नियम थे एम्पायर बनाने के। जापान ने ये साबित कर दिया कि एक एशियाई देश भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर दे सकता है। सोचने वाली बात है ना? आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक देश जो सदियों तक पूरी दुनिया से अलग थलग रहा, वो अचानक इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा जब ये सब बदलाव शुरू भी नहीं हुए थे, मतलब प्री मॉडर्न जापान में। देखते हैं कि उस वक्त वहाँ हालात कैसे थे। अच्छा तो देखिए, उस वक्त जापान में पावर स्ट्रक्चर बड़ा मजेदार था। कहने को तो सबसे ऊपर थे सम्राट, मतलब एम्परर, लेकिन असली पावर असल में सदियों से शोगुन के हाथ में थी, जो कि मिलिट्री लीडर हुआ करते थे। तो ये जो तोकुगावा शोगुनेट था, इसने एक बड़ा ही कंट्रोल्ड सिस्टम बना रखा था। पूरा देश करीब 250 छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था, जिन्हें संभालते थे स्थानीय लॉर्ड्स, जिन्हें डेमियो कहते थे। और इन डेमियो पर लगाम कसने के लिए शोगुन क्या करता था? वो उन्हें मजबूर करता था कि वे साल का कुछ हिस्सा राजधानी एडो में बिताएं, ताकि कोई बगावत का सोच भी न। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि दुनिया से इतना कटा होने के बावजूद जापान अंदर से काफी डेवलप हो रहा था। बड़े बड़े शहर थे, हलचल थी और इकोनॉमी भी बढ़ रही थी। एडो शहर, जिसे आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, वो तो 1600 के दशक तक दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। और फिर सब कुछ बदल गया। साल था 1853, जब अमेरिका के कोमोडोर पेरी अपने काले जहाज़ों के साथ जापान के तट पर आ धमके। उन्होंने जापान को मजबूर कर दिया कि वो दुनिया के साथ ट्रेड के लिए अपने दरवाजे खोलें। ये एक ऐसा शौक था जिसने पूरे जापान को जड़ से हिला दिया। अब जापान के लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने देख लिया था कि पड़ोस में चीन का क्या हश्र हुआ था अफीम युद्धों में। तो उनके पास बस 2 ही रास्ते बचे थे, या तो तेजी से मॉडर्न बन जाओ, या फिर पश्चिम की ताकतों के गुलाम बन जाओ। फैसला लेना ही था। और जापान ने जो रास्ता चुना वो था एक क्रांति का रास्ता। एक ऐसी क्रांति जो ऊपर से शुरू हुई और जिसने पूरे देश को नए सिरे से गढ़ दिया। चलिए इसी के बारे में और जानते हैं। इस पूरी मुहिम को एक नारे ने दिशा दी, फुकोकू क्योहे, मतलब अमीर देश मजबूत सेना। सीधा सा सिद्धांत था, देश को अमीर बनाओ और सेना को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई बाहरी शक्ति आंख उठाकर भी न देख सके। तो हुआ ये कि 1868 में शोगुन का राज खत्म कर दिया गया। सत्ता वापस सम्राट मेजी के हाथों में आ गई। राजधानी को एडो से टोक्यो शिफ्ट किया गया, जिसका मतलब है पूर्वी राजधानी। और बस यहीं से सुधारों का एक ऐसा तूफान शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नए जापान को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया। पहला, एजुकेशन 1910 तक सबके लिए कंपलसरी कर दी गई। दूसरा, मिलिट्री 20 साल से ऊपर के हर पुरुष के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य हो गई। और तीसरा, सरकार, नए कानून, नई अदालतें बनाई गईं ताकि किसी भी तरह के राजनीतिक असंतोष को कंट्रोल किया जा सके। अब जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन के इकोनॉमिक साइड को देखते हैं, मतलब वो इंडस्ट्रियल स्पीड जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। 1870 का साल था। जापान में फैक्ट्री वर्कर्स की संख्या थी करीब 7 लाख। बस ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ 40 साल बाद 1913 तक ये आंकड़ा 7 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। मतलब एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं। और इस इकोनॉमिक बूम के पीछे एक बड़ा हाथ था, ज़ाइबत्सु का। ये क्या थे? ये थे बड़े बड़े फैमिली रन बिजनेस ग्रुप्स जैसे मित्सुबिशी या सुमितोमो। सरकार ने इन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया और जल्द ही इन्होंने पूरी इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया। देखिए, जब पैसा आता है, इकोनॉमी बदलती है तो समाज भी बदलता है। जापान में भी यही हुआ। 1920 के दशक में मोगा यानी मॉडर्न गर्ल एक सिंबल बन गई, नई सोशल फ्रीडम का, महिलाओं के बदलते रोल का। लेकिन इस तेजी से मिली ताकत की एक कीमत भी थी।
अब कहानी के उस पहलू पर आते हैं जो थोड़ा अंधेरा है, मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री बिल्डअप के साइड इफेक्ट्स। असल में 1889 के मेजी संविधान में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। संसद तो बना दी रही, लेकिन मिलिट्री को सिविलियन सरकार के कंट्रोल से आज़ाद रखा गया। सेना सीधे सम्राट को रिपोर्ट करती थी, और यही वो फैसला था जिसने आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? एक बेकाबू मिलिट्री और बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद। जापान अब विस्तार के रास्ते पर चल पड़ा। 1894 में चीन को हराया, ताइवान पर कब्जा किया, 1905 में रूस जैसी बड़ी ताकत को हरा दिया, और ये रास्ता आगे बढ़ते बढ़ते 1931 में चीन पर हमला और फिर 1941 में पर्ल हार्बर और द्वितीय विश्व युद्ध तक जा पहुंचा। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह हार और फिर राख से उठकर एक नया चमत्कार। अगस्त 1945। जापान की पूरी तरह से हार हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान के लिए एक तबाही लेकर आया था, जिसने उसे एक बार फिर से खुद को बदलने पर मजबूर कर दिया। और इस बार बदलाव अमेरिकी कब्जे के तहत हुए। जो मिलिट्री सबसे पावरफुल थी, उसे खत्म कर दिया गया। एक नया युद्ध नहीं संविधान लाया गया। जो ज़ाइबत्सु इकोनॉमी चलाते थे, उन्हें तोड़ दिया गया और महिलाओं को वोट देने का हक मिला। मतलब 1945 से पहले और बाद के जापान में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन इस तबाही के बाद भी जापान ने जो वापसी की, वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 1960 का दशक आते आते दुनिया जापान का इकोनॉमिक मिरेकल देख रही थी। 1964 के टोक्यो ओलंपिक और दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन इसी चमत्कार का सिंबल बने। जापान एक बार फिर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार एक शांतिपूर्ण इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर। तो सवाल यही है कि आखिर कोई देश सिर्फ एक ही पीढ़ी के अंदर पतन के कगार से उठकर एक सुपर पावर कैसे बन सकता है? हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने चीन को इतनी तेजी से बदल कर रख दिया। और यकीन मानिए, ये कहानी आज की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ बताती। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। एक वक्त था जब चीन का किंग राजवंश बहुत ताकतवर हुआ करता था, पर अब उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। मतलब एक पूरा साम्राज्य बिखर रहा था और चीन एक ऐसे अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहा था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य अंदर से खोखला कैसे हो गया? वजह थी अंदरूनी सड़न। और जब कोई अंदर से कमजोर होता है तो बाहरी ताकतें हावी हो ही जाती हैं। चीन के साथ भी यही हुआ। इसका सबसे बड़ा और शर्मनाक नतीजा था अफीम युद्ध में हार। ये एक ऐसी हार थी जिसने चीन को ब्रिटेन की शर्तों पर व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि किसी को समस्या का अंदाजा नहीं था। सब देख रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। सुधारकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सरकार को, सेना को, सबको मॉडर्न बनाने की। लेकिन ये जो शुरुआती कोशिशें थी ना, वो नाकाम रहीं। और इसी नाकामी ने एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए जमीन तैयार कर दी। तो पहला बड़ा समाधान क्या सोचा गया? एक बिल्कुल नया आइडिया, एक गणतंत्र। ये चीन को बचाने का एक लोकतांत्रिक सपना था। और इस सपने को हकीकत में बदलने वाले थे सन यात सेन। वो डेमोक्रेसी के आइडियाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अपने इसी जोश के साथ उन्होंने एक क्रांति को लीड किया, किंग राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंका और 1912 में वो चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। अब देखिए, उनके पास एक साफ सुथरा प्लान भी था। इसे कहा गया जनता के 3 सिद्धांत। मकसद बिल्कुल सीधा था। पहला, विदेशी और मांचू कंट्रोल को खत्म करना। दूसरा, सरकार जनता की हो, जनता ही चलाए। और तीसरा, देश की दौलत और जमीन का बराबरी से बंटवारा हो। मतलब एक नए और मॉडर्न चीन के लिए ये एक उम्मीद से भरा रोड मैप था। लेकिन सपना तो सपना था और हकीकत कुछ और ही निकली। एक मजबूत, एक लोकतांत्रिक देश बनाने का सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। देश में हर तरफ अफरा तफरी और बंटवारा था। असली ताकत जनता के हाथ में नहीं, बल्कि ताकतवर वॉरलॉर्ड्स यानी सरदारों के हाथ में आ गई थी। चीन पहले की तरह ही कमजोर था। मतलब पहला समाधान बुरी तरह फेल हो चुका। और जब एक सपना टूटता है तो उसकी जगह लेने के लिए एक दूसरा और भी ज्यादा रैडिकल आइडिया सामने आता है। गणतंत्र की नाकामी ने रास्ता बनाया कम्युनिज्म के लिए। और यहीं पर एंट्री होती है
माओ त्से तुंग की। वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, क्रांति का असली केंद्र शहर के मजदूर नहीं बल्कि चीन के करोड़ों किसान होंगे। ये एक छोटा सा लगने वाला रणनीतिक बदलाव था, लेकिन इसी एक कदम ने कम्युनिस्ट पार्टी को बेहिसाब ताकत दे दी। उनकी इस जिद और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था लॉन्ग मार्च। सोचिए, 6000 मील, ये कोई मामूली सफर नहीं था। ये सिर्फ एक फौजी वापसी नहीं थी, बल्कि ये कम्युनिस्टों के जज्बे, उनकी हिम्मत और उनके कभी न हार मानने वाले इरादे की एक ऐसी कहानी बन गई जिसने लाखों लोगं को उनका कायल बना दिया। और आखिरकार दशकों के खूनी संघर्ष के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। 1 अक्टूबर 1949 ये वो तारीख थी जब माओ ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना का ऐलान किया। चीन के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। तो अब माओ सत्ता में थे और उन्होंने चीन को अपने विजन के हिसाब से ढालने के लिए एक के बाद एक बड़े सामाजिक प्रयोग शुरू कर दिए। उनका लक्ष्य था एक नया समाजवादी इंसान बनाना, एक ऐसा समाज जो पहले कभी नहीं देखा गया। इन प्रयोगों में सबसे पहला और सबसे बड़ा था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मकसद था चीन को रातों रात एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना। तरीका, लोगों से कहा गया कि अपने घर के पिछवाड़े में स्टील की भट्टियां लगाओ। खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कम्यून बना दिए गए जहां सब मिलकर खेती करेंगे। सुनने में शायद अच्छा लगे, पर इसके पीछे की सोच में बहुत बड़ी खामियां थी और नतीजा एक भयानक तबाही। वो जो पिछवाड़े में स्टील बन रहा था वो किसी काम का नहीं था और साझा खेतों का सिस्टम ऐसा फेल हुआ कि खेती बाड़ी पूरी तरह चौपट हो गई। नतीजा था इंसानी इतिहास का सबसे भयानक अकाल, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई। इसके बाद आया माओ का दूसरा बड़ा प्रयोग, सांस्कृतिक क्रांति। ये एक और दशक की उथल-पुथल थी। इस दौर का मूल मंत्र था, आपकी काबिलियत या स्किल से ज्यादा जरूरी आपकी विचारधारा है। इसका असर ये हुआ कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, अर्थव्यवस्था बैठ गई और पूरा देश एक बार फिर से अराजकता में डूब गया। माओ के दौर के बाद चीन में एक और बड़ा मोड़ आया। एक नए नेता सामने आए, डेंग श्याओपिंग, और उनके साथ आया एक नया नजरिया। अब बात क्रांति की नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने की थी, व्यवहारिकता की थी। डेंग एक नया प्रोग्राम लेकर आए जिसका नाम था 4 आधुनिकीकरण। इसका फोकस विचारधारा पे बिल्कुल नहीं था, बल्कि असली जमीनी नतीजों पर था। और ये 4 चीजें थी, साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस। बस इन 4 चीजों को आधुनिक बनाना था। माओ के चीन और डेंग के चीन में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहले वैचारिक शुद्धता सब कुछ थी, अब प्रैक्टिकल होना और नतीजे देना जरूरी था। जहां पहले वर्ग संघर्ष की बात होती थी, अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही थी। और जहां पहले चीन दुनिया से कटा हुआ था, अब उसने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए थे। और इस बदलाव के जो नतीजे आए वो सचमुच हैरान करने वाले थे। डेंग का ये प्रैक्टिकल समाधान काम कर गया। चीन तेजी से अमीर और ताकतवर बन गया और सबसे बड़ी बात, करोड़ों, जी हाँ करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। ये इंसानी इतिहास में गरीबी मिटाने का सबसे बड़ा अभियान था। और अगर हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। हर देश का अपना एक अलग सफर होता है जो उसकी अपनी कहानी और हालात से तय होता है। तो ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब पूर्वी एशिया के सभी देशों के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी कॉमन चुनौती ने दस्तक दी, और ये चुनौती आई थी पश्चिम से। देखिए, जब पावरफुल वेस्टर्न देश पूर्वी एशिया पहुंचे तो वहां के समाजों के सामने एक सीधा साधा चॉइस था, या तो खुद को बदलो, मॉडर्न बनो, या फिर गुलामी का खतरा उठाओ। मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा हुआ था। और इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए मोटे तौर पर 3 अलग अलग रास्ते अपनाए गए, जिन्हें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पहला था सरकार के कंट्रोल में शाही सुधार, दूसरा क्रांति और समाजवादी बदलाव का रास्ता, और तीसरा बंटवारे और बाहरी ताकतों के असर वाला रास्ता। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जापान की तरफ, जिसने चुना शाही सुधार का रास्ता। ये एक बहुत ही यूनिक टॉप डाउन अप्रोच थी। मतलब बदलाव की शुरुआत ऊपर से हुई और वो नीचे तक आई। इस रास्ते की जो नींव रखी गई वो थी 1868 की मेजी पुनर्स्थापना। अब ये क्या? ये वो ऐतिहासिक पल था जब जापान में मिलिट्री शासक, जिन्हें शोगुन कहते थे, उनका राज खत्म हुआ और सम्राट मेजी को वापस सत्ता मिल गई। और बस यहीं से जापान के तेज औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण का एक नया दौर शुरू हो गया। और जापान ने ये काम कमाल की तेजी से किया।
जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन के कुछ ही दशकों बाद जापान ने चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों को जंग में हरा दिया और 1931 आते आते तो उसने चीन पर हमला तक कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि उनका मॉडर्नाइजेशन कितना एग्रेसिव था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जापान में सब एक ही तरह से सोच रहे थे। अंदर ही अंदर एक बड़ी बहस चल रही थी। एक तरफ फुकुजावा युकिची जैसे लोग थे जिनका मानना था कि भाई पश्चिम को पूरी तरह से अपना लो, तो दूसरी तरफ मियाके सित्सुरेई जैसे थिंकर्स थे जो कह रहे थे नहीं, हमें अपनी जापानी जड़ों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, अब जापान से निकलकर चलते हैं चीन की तरफ। और चीन का रास्ता जापान से एकदम बिल्कुल अलग था। इसकी कहानी भरी हुई थी अंदरूनी लड़ाइयों और क्रांति से। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये जापान की कहानी से कितनी अलग है। जिस दौर में जापान एक सुपर पावर बन रहा था, चीन उस वक्त अफीम युद्ध, बाहरी ताकतों के दखल और अपने ही देश में गृह युद्ध से जूझ रहा था। ये बहुत ही उथल पुथल वाला दौर था जो आखिर में 1949 में जाकर खत्म हुआ जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। इस पूरे संघर्ष में एक बहुत ही अहम मोड़ था, लॉन्ग मार्च। सोचिए, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग 6000 मील का एक लंबा और मुश्किल सफर था जो उन्होंने उस वक्त की सरकार गोमिंदांग से बचने के लिए तय किया था। और इसी मार्च ने माओ त्से-तुंग को एक बड़े लीडर के तौर पर स्थापित किया और कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांतिकारी पहचान को हमेशा के लिए गढ़ दिया। चीन के भविष्य को लेकर भी दो बड़ी विचारधाराएं थीं। एक तरफ थे sun Yat-sen, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। वो चाहते थे कि जापानी और पश्चिमी आइडियाज को मिला के एक नया चीन बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ थे माओ त्से-तुंग। उनकी क्रांति का सेंटर शहर नहीं बल्कि गांव थे। उनका पूरा फोकस था किसानों पर, उन्हें ताकत देने पर और एक समाजवादी बराबरी लाने पर। तो अब आते हैं हम तीसरे रास्ते पर। ये वो रास्ता है जिसे तय किया उपनिवेशवाद और कोल्ड वॉर की राजनीति ने, और ये कहानी है कोरिया और ताइवान की। कोरिया की कहानी सच में बहुत दुखद है। पहले 1910 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब आज़ादी मिली तो देश दो सुपर पावर्स सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बंट गया। 38वीं पैरेलल लाइन खींच दी गई जिसने एक देश को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया। और फिर 1950 का कोरियाई युद्ध, उसने इस बंटवारे पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। आज भी ये दुनिया के सबसे तनावपूर्ण बॉर्डर्स में से एक है। ताइवान की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1949 में जब चियांग काई शेक मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्टों से हार गए तो वो अपनी सरकार लेकर ताइवान आ गए और वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। ताइवान ने तेजी से इंडस्ट्रीज डेवलप की और आज तो वो सेमीकंडक्टर्स जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। लेकिन चीन आज भी ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और यही वो राजनीतिक उलझन है जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब ये जो बात है ये सच में कमाल की है। 1997 में जब दक्षिण कोरिया में बड़ा आर्थिक संकट आया तो जानते क्या हुआ? वहां के आम लोगों ने, नागरिकों ने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना पर्सनल सोना, अपने गहने तक दान कर दिए। इससे पता चलता है कि देश के विकास के पीछे लोगों की भावना कितनी गहरी जुड़ी हुई थी। तो हमने क्या देखा? रास्ते कई थे, बिल्कुल अलग अलग, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, मॉडर्न बनना। तो एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। जापान जिसने राज्य के कंट्रोल में रिफॉर्म और मिलिट्री पावर से मॉडर्नाइजेशन किया, फिर चीन जिसने क्रांति और समाजवाद का रास्ता चुना, और आखिर में कोरिया और ताइवान जिनकी किस्मत उपनिवेशवाद और कोल्ड वॉर की राजनीति ने लिखी। तो इस सबसे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हर देश ने, हर समाज ने मॉडर्न आइडियाज़ को अपने हिसाब से अपनाया, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी चुनौतियों के हिसाब से उसे ढाला। मतलब मॉडर्न बनने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। और अब आखिर में एक सवाल, अगर इतिहास ने आधुनिकता का रास्ता तय किया तो फिर भविष्य का रास्ता कौन तय करेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।